थी। मुझे बताया जाए कि डर में कौन रहता पक्ष है, जीता हुआ पक्ष या हारा हुआ पक्ष। जीते हुए पक्ष का कॉन्फिडेंस अलग होता है, डर छोड़िए खुले मैदान के अंदर भी सोता है तो भी उसे ये डर नहीं रहता कभी कि कोई हमला कर सकता है। बदायूं पुनः लिखता है कि जब हम गोगुंदा से अजमेर तक का रास्ता लिया था जून के महीने में, उस भरी गर्मी के अंदर राजस्थान के उन तपते पहाड़ों के बीच में, उन राजपूतों ने हमारी हालत खराब कर दी थी। गांव गांव के अंदर भीलों द्वारा हम लूटे जा रहे थे। जीते हुए पक्ष को कोई लूट ले, इतिहास में ऐसा कब कब सुना है आपने? और इससे भी बड़ा बदायूं लिखता है कि जब मानसिंह और आसफ खान दोनों अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने इन दोनों का दरबार में आना बंद करवा दिया था कि आज के बाद तुम मुझे मुंह नहीं दिखाओगे। ऐसा कौन कौन से राजाओं ने किया है कि अपने जीते हुए सेनापतियों को बाहर निकाल दिया गया? ऐसा कब होता है कि कोई सेनापति जीत के जाए और राजा महाराजा बादशाह कहे कि भाई साहब कल से दरबार में मत आना यार, जीत के आ गए तुम तो। ये तो बदायूं के किस्से हैं। अगली घटना जून 1576 में हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में अकबर की हार होती है। अकबर को इतनी पीड़ा, इतना ठेस पहुंचता है कि अक्टूबर 1576 में अकबर खुद मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद बादशाह को खुद को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आना पड़ गया। ये परिस्थितियां सीधे सीधे तौर पर बताती है कि इस युद्ध के अंदर अकबर की हार हुई। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप के इतने ताम्र पत्र मिले हैं जो ये बताते हैं कि हल्दी घाटी के आसपास की भूमि प्रताप ने लोगों को दान में बांटी है। संथाना का ताम्र पत्र, मोही आचार्यन का ताम्र पत्र, ओड़ा गांव का ताम्र पत्र, मंडेर वाला ताम्र पत्र, ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि हल्दी घाटी के आसपास की भूमि प्रताप के पास में, तभी तो वो दान कर रहे हैं। यदि हल्दी घाटी के प्रताप हार जाते तो वो भूमि मुगलों के पास में होती, मुगलों के पास में गई हुई भूमि को प्रताप दान कैसे दे सकते थे? वो अपने पास में कोई भूमि रही होगी तभी तो उसको दान में दे रहे होंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में इतने सारे बवंडर फैला दिए गए। मुझे लगता है आगे से यदि कोई लोग इस बारे में कहीं आपको बोले तो आप ये फैक्ट बताना उनको कि हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम क्या रहे थे। हम बताते हैं आपको हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम कि मुगलों में क्या भय व्याप्त रहा होगा कि बादशाह खुद को आना पड़ गया होगा। इससे भी बड़ा इतिहासकारों का षड्यंत्र देखिए आप। हल्दी घाटी युद्ध को तो अनिर्णित और वैसे बताकर समाप्त कर दिया गया। एक युद्ध को इतिहासकार पूरी तरीके से खा गए। हल्दी घाटी युद्ध का एक किस्सा और बताता हूं। हल्दी घाटी युद्ध में बहलोल खान नाम के एक व्यक्ति को प्रताप मारते हैं। कहते हैं वो मानसिंह के हाथी के ठीक आगे खड़ा था, घोड़े पर बैठा था। प्रताप हाथ के एक वार से बहलोल खान को घोड़े समेत चीर देते हैं। किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है कि जरासंध बहलोल के वध में ये व्यतिरेक, भीम क्यों दो भुज न थे पातल ने कर एक। कि जरासंध और बहलोल खान के वध में ये एक असमानता दिखाई देती है कि भीम ने जब जरासंध को मारा था तो दोनों भुजाओं का इस्तेमाल किया था। ये पातल या राणा प्रताप तो बहलोल खान को एक हाथ से चीर कर रख देता है। अब मैं दिवेर के युद्ध पर आता हूं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में शहबाज खान नाम का एक कमांडर प्रताप के खिलाफ बार बार भेजे गए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। मिर्जा खाने खाना जो अब्दुल रहीम थे उनको बार बार भेजा गया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। दिवेर का युद्ध होता है। अकबर का सेनापति सुल्तान खान वाकई बेहतरीन कमांडर था। सुल्तान खान योद्धा व्यक्ति था। सुल्तान खान मेवाड़ में 4 कैंप स्थापित करता है, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल, और चारों तरफ से महाराणा प्रताप को पहाड़ों में घेर कर रख देते हैं। दिवेर का कैंप जो कि राजसमंद से अजमेर जाने की तरफ का रास्ता है जहां से मुगलों की रसद आया करती थी, उसमें सुल्तान खान खुद अपनी चौकी लगाकर बैठा। पहाड़ों को चारों तरफ से घेर लिया गया। राणा प्रताप के बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वाकई राणा प्रताप अंदर एकदम बंद होके बैठे हुए हैं। इन्हीं दिनों में दशहरे का त्योहार आता है। दशहरे पर अपने राजस्थान में शस्त्र पूजा की परंपरा आज दिन तक रही है, पूरे भारत में ही रही है। शस्त्र पूजा के बाद में टीका दौड़ करवाया करते थे। शस्त्र पूजा के बारे में कहा जाता कि शस्त्रों को सीधे म्यान में नहीं रखना, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए छोटे मोटे युद्ध किया करते थे। लेकिन इस बार राणा प्रताप के दिमाग में कुछ और ही घटित हो रहा था। मुगलों के 4 कैंप है, सुनिए इस बात को आप, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल। इसमें दिवेर वाले जो कैंप में मुगलों का सबसे बड़ा कमांडर बैठा हुआ सुल्तान खान। इसलिए सारे मंत्रियों की ये राय थी कि अपने को देसुरी, देबारी या देवल पर अटैक कर देना चाहिए, तो टीका दौड़ का युद्ध भी हो जाएगा और मुगलों का एक कैंप भी अपने छीन सकते हैं। राणा प्रताप ने कहा कि दिवेर पर अटैक करेंगे। कहा दिवेर पर उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा का, तभी मुगल कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि दिवेर पर भी आक्रमण कर सकते हैं। अक्टूबर 1582 का दिवेर का आक्रमण भारत की निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक है। शुरुआती सर्जिकल स्ट्राइक कही जाए उसको। इसमें मुगलों की पूरी फौज मार दी गई थी। एक सिंगल बंदा मुगलों का बचकर नहीं गया था। जेम्स टोड कहता है कि वो मेवाड़ का मैराथन है। 490 बीसी में कभी ग्रीस और ईरान के बीच में मैराथन के युद्ध के साथ में जेम्स टोड उसकी तुलना करता है
किस कदर वो दिवेर का युद्ध महान रहा होगा हमारे इतिहासकार पूरे युद्ध को खा गए। क्योंकि यदि दिवेर के युद्ध को पढ़ाया जाए तो पढ़ाना पड़ेगी दिवेर के युद्ध में बांसवाड़ा, ईडर और प्रतापगढ़ की सेनाएं मेवाड़ के पक्ष में लड़ी थी। और ये पढ़ाना पड़े तो आपको लिखना पड़े कि प्रताप के साथ में पड़ोसी राज्य जुड़े हुए थे, क्योंकि वो संगठन निर्माता थे। यदि दिवेर के युद्ध को आप पढ़ाओ तो आपको पढ़ाना पड़ेगी उस दिवेर के युद्ध में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाला मारा था। भाला उसको चीरते हुए जमीन के अंदर लग गया था। पर हमें तो अमर सिंह के बारे में दूसरी कहानियां सुनाई गई। हमें तो अमर सिंह की कहानी वो जानते हैं, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सूतो दुख जागे। अक्सर कोई आदमी आके कह देता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके बेटे घास की रोटी खा रहे थे और एक दिन वन बिलाव उनके हाथ से घास की रोटी छीनकर भाग गए। कैसे संभव है? अमर सिंह का जन्म 1559 ईस्वी में हो गया था। अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में उदयपुर की स्थापना हुई, इसलिए उदयपुर की स्थापना 1559 में की गई थी। 1559 में अमर सिंह का जन्म है, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में उनकी उम्र 17 साल है। हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में वो रानियों के रनिवास की रखवाली कर रहे थे। वो अमर सिंह जिसके लिए आप कहते हो कि घास की रोटियां खा रहा था हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, इस घटना के 6 साल बाद मुगलों के कमांडर को मारता है तो भाले समेत चीर के रख देता है। इतिहास कैसी कैसी विचित्र कहानियों से भर दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया से मुझे कतई कोई रंच नहीं है। मैं आभारी हूं कन्हैयालाल सेठिया का। राजस्थानी होने के नाते, राजस्थानी भाषा का स्टूडेंट होने के नाते कन्हैयालाल सेठिया को सत सत नमन करता हूं। उसकी उस कविता पाथल और पिथल को सत सत नमन करता हूं। लेकिन फिर भी कविताओं के माध्यम से इतिहास नहीं पढ़े जाते। कवियों के बारे में कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। इसलिए कवि ने अतिशयोक्ति की होगी, कवि ने कल्पनाएं की होगी, लेकिन इतिहास को इतिहास की तरीके से देखा जाना चाहिए। कहते हैं सुल्तान खान को जब दिवेर के युद्ध में मार दिया गया, प्रताप घायल सैनिकों को उठाकर ला रहे थे, सुल्तान खान घायल पड़े थे। प्रताप उनके पास पहुंचे और सुल्तान खान को अंतिम इच्छा पूछी तो सुल्तान खान ने कहा कि मैं उस योद्धा को देखना चाहता हूं जिसने मुझे भाला मारा है। और मेरे मारा, मैं डाकी टाइप का आदमी हूं, भाला आर पार निकल गया मेरे। कहते हैं प्रताप को लगा कि अमर सिंह कैंप में उनको बुलाएंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने अपने पास खड़े सैनिक को कहा कि ये है, इसने तुम्हें भाला मारा था। सुल्तान खान ने कहा कि नहीं राणा प्रताप, मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूं, उसकी आंखों की लालिमा देखी है मैंने, किस कदर गुस्सा रहा होगा उस नवयुवक में। इसलिए अमर सिंह को बुलाया गया और प्रताप ने जब कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह है, सुल्तान खान ने कहा धन्य है, वाकई राणा प्रताप ये तुम्हारे पुत्र हैं, वो अमर सिंह है जिसके लिए आप घास की रोटियों की बातें करते रहते हैं। कहते हैं कि राणा प्रताप ने सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया कि मरते आदमी को गंगा जल पिलाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके सांस नहीं निकल रहे थे। इसलिए अमर सिंह को कहा गया कि इस भाले को खींच लीजिए। भाला इतनी गहराई से रोक दिया गया था कि दोनों पैर लगाकर अमर सिंह जब खड़े हुए थे तब भाला उठ पाया था। इसलिए दिवेर का युद्ध सरकारों द्वारा जयंतियों के रूप में मनाया जाना चाहिए। दिवेर के युद्ध की तारीखें याद करवाई जानी चाहिए कि दिवेर के युद्ध ने क्या कॉन्फिडेंस दिया होगा कि उसके ठीक अगले साल 1583 में दत्तानी के युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान, जो कि महाराणा प्रताप के खास सहयोगी है, मुगलों की पूरी आर्मी को उसी प्रकार मारते हैं, सेम तरीके से। दिवेर और दत्तानी में कोई अंतर नहीं। और अब आगे सुनिए आप, दत्तानी के युद्ध का समाचार जब राणा प्रताप को मिला कि दत्तानी के युद्ध में पूरी मुगल सेना को सिरोही के राव सुल्तान ने मार दिए, महाराणा प्रताप राजी हुए और महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मेरी पोती की शादी राव सुल्तान के साथ करूंगा। मेरी पोती की शादी यदि किसी योग्य वीर के साथ होती है, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा। ये दिखाता है कि ये राजा आपस में किस कदर जुड़े हुए थे। मुझे तो इस जुड़ाव पर एक बात हमेशा और याद आती है कि शाहबाज खान ने जब कुंभलगढ़ पर अटैक किया था तो उसने मान सिंह और भगवंत दास दोनों पिता पुत्र को वापस भेज दिया था अकबर के पास में और कहा था कि मुझे राजस्थान के राजाओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मान सिंह और भगवंत दास अपनी तरफ होने के बावजूद भी राणा प्रताप की सहायता कर सकते हैं, इसलिए इनको आप अपने पास वापस बुला लीजिए। और अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में यहां राजस्थान के सेनापतियों को राणा प्रताप के खिलाफ भेजना बंद कर दिया था। फाइनली जब सुल्तान खान को मार दिया गया तो मुगल सेनापतियों ने आना बंद किया था। मुगल सेनापतियों को डर लगने लगा कि यार सुल्तान खान जैसे रंगड़ को मार दिया, यार क्या छोड़ेंगे वो। इसलिए बाद में जगन्नाथ कछवाहा को वापस भेजा गया था। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा यहां पर आक्रमण करते हैं, लेकिन 2 साल भटकने के अलावा उनको यहां पर कुछ नहीं मिला था, तो जगन्नाथ कछवाहा चले गए थे। 1585 पर जगन्नाथ कछवाहा का जो आक्रमण है वो अंतिम आक्रमण। 1597 तक अगले 12 साल तक अकबर का एक बेटे नहीं। क्यों, क्या कारण है? फिर कोई लोग आके कह देते हैं कि नहीं, एक्चुअली अकबर है ना उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे और बिजी हो गया था। तो 1597 में प्रताप के मरते ही उसने अमर सिंह पर अटैक कैसे कर दी? अचानक वापस अटैक कैसे होने लगे? पर खूब सारी भ्रांतियां फैलाई गई इधर उधर की बातें कह के। अब्दुल रहीम खाने का मैं बीच में नाम ले रहा था, वो 1580 का साल था। शेरपुर नाम की एक जगह पर अब्दुल रहीम खान आके बैठे थे
अब्दुल रहीम खान खाना वाकई बहुत महानतम व्यक्ति हुए इतिहास के। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे रहीम जी। या वही रहीम जी जिनके आप दोहे पढ़कर बड़े हुए होंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। तो प्रेम की बातें करने वाला यकीनन बहुत अच्छा योद्धा था। शेरपुर वाले स्थान पर आकर बैठे